हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को जो हम पेपर 6 पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट, उसी में आगे बढ़ते हुए अरस्तु के बारे में जानेंगे। आज अरस्तु और अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु का राज्य के संबंध में क्या विचार है, अरस्तु का राज्य के संबंध में क्या अवधारणा है, उसके बारे में देखेंगे। विश्व राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अरस्तु का स्थान महत्वपूर्ण है। वह प्लेटो का प्रमुख शिष्य था और अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन था, जो पॉलिटिक्स के संबंध में जो उनके विचार थे, वह ठोस व्यवहारिकता पर आधारित था। एक तरफ जहां उनके गुरु प्लेटो कल्पनावादी थे, आदर्शवादी थे, वहीं दूसरी ओर अरस्तु जो थे, वह ठोस, उनका जो विचार होता था वह ठोस व्यवहारिकता पर आधारित होता था। उनके विचार व्यवहारिकता की कसौटी पर व्यवहारिकता की कसौटी के बहुत नज़दीक नजर आता था। इसी कारण अरस्तु को राजनीति का प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है। अरस्तु ने अपने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन उपलब्ध तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर किया है। जो अवेलेबल फैक्ट है उसका विश्लेषण करने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। प्लेटो की तरह उनके लिए राजनीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र का पिछलग्गू नहीं था। उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र शास्त्र का रूप दिया। इसलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के संबंध में चिंतन हालांकि पूर्व के विद्वानों द्वारा भी किया गया है। राजनीति के संबंध में अनेक विचारधाराएं पहले भी विभिन्न विद्वानों ने देने का काम किया है।
लेकिन जिस वैज्ञानिक और विधिवत ढंग से अवधारणाओं को स्पष्ट करने का कार्य अरस्तु ने किया है, वैसा चिंतन अन्य किसी विद्वान द्वारा नहीं किया गया है। अतः राजनीति शास्त्र का विधिवत और तार्किक ढंग से अध्ययन करने वाले अरस्तु के विचार व्यवहारिकता की कसौटी पर सही प्रतीत होते हैं। इनका जन्म जो है 384 ईस्वी पूर्व में स्टाइगिरा के थ्रेसियन नगर में हुआ था। और इनके पिता निकोमाइकस मकदूनिया के राज दरबार में वैद्य थे, डॉक्टर थे। उस जमाने के लिहाज से इनके पिता जो है मकदूनिया के राज दरबार में वैद्य थे और इनके दादा भी इसी क्षेत्र में थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो पारिवारिक प्रथा के अनुसार उन्हें भी चिकित्सक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उन्हें भी चिकित्सा का ट्रेनिंग मिला। और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के कारण ही अरस्तु में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और जिसका बाद में उन्होंने इसका प्रयोग जो है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में किया। लेकिन चिकित्सा का जो व्यवसाय है वह अरस्तु को अपनी ओर नहीं खींच पाया। इसीलिए अपने पिता के मृत्यु के बाद प्लेटो की अकादमी की ख्याति से प्रभावित होकर उस समय प्लेटो एकेडमी चलाते थे और जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो वह इनके एकेडमी से प्रभावित होकर मात्र 17 वर्ष की आयु में एथेंस चले आए और एथेंस में आने के बाद प्लेटो का शिष्य बन गए। अरस्तु जो है यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने वाले राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके पश्चात उसका आदर्श रूप प्रस्तुत किया। अरस्तु का इस संबंध में कहना है कि जागरूक होकर पर्यवेक्षण करना
परीक्षण करना और निरीक्षण और विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तभी किसी विषय पर, किसी अवधारणा पर कोई स्पष्ट विचारधारा पनप सकती है। इसी कारण से अरस्तु एक यथार्थवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है और उन्हें राजनीति शास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक कहलाने का भी श्रेय प्राप्त हुआ है। एक चीज यहाँ पर और समझ लिया जाए कि एक तरफ इनके गुरु जो थे प्लेटो, वह आदर्शवादी और कल्पनावादी थे, यानी उनके जो विचार थे वह कल्पनाओं पर आधारित होते थे, आदर्शों से ओतप्रोत होते थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरस्तु मूलतः यथार्थवादी थे, यानी कि वह कल्पनाओं और आदर्शों में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि यथार्थ मतलब सच्चाई, तथ्य, फैक्ट क्या है उस पर वह अधिक बल देते थे और फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर ही अपने विचारों का प्रतिपादन उन्होंने किया। तथ्यों के आधार पर ही उन्होंने अपने अनेक दृष्टिकोणों को समाज के सामने लाने का काम किया उन्होंने। अरस्तु का राज्य के संबंध में विचार जो है वह बहुत सारगर्भित है। अरस्तु अपनी महान ग्रंथ, अपनी महान पुस्तक पॉलिटिक्स में, और वह भी उसके प्रथम अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर में राज्य संबंधी अवधारणा का उल्लेख किए हैं। रिपब्लिक जो है अरस्तु का एक महान ग्रंथ है, अरस्तु द्वारा लिखा गया एक महान पुस्तक है। उसी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स नामक किताब में, उसके प्रथम चैप्टर में ही, प्रथम अध्याय में ही अरस्तु ने राज्य संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संगठन है और इसके जन्म के पीछे मनुष्यों की सामाजिक पद्धति है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
और वह समाज के बिना नहीं जी सकता है। मनुष्य एक सोशल एलिमेंट्स है और वह समाज से अलग, समाज से बाहर नहीं जी सकता है। वह कहते हैं कि जैसे मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, जल के बाहर उसका जीवन का अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है समाज से अलग नहीं रह सकता है। वह कहते हैं कि मनुष्य समाज में ही मनुष्य बन पाता है और जो मनुष्य समाज के बाहर रहता है या रहना चाहता है वह या तो देवता है और या तो वह पशु है, या तो वह देवता है या तो वह जानवर है। बिना राज्य के समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता है, संभव नहीं है। इसी तरह मनुष्य के जीवन के लिए समाज और समाज के संगठन के संचालन हेतु राज्य एक अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो जन्म होता है वह मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और इसका जो मूल है वह परिवार में निहित है। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं और उसके बाद विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक कार्य करते हैं। इसी प्रकार परिवार एक तरफ स्त्री पुरुष संबंधों का तथा दूसरी तरफ स्वामी दास संबंधों का परिणाम होता है। इस तरह परिवार एक तरफ स्त्री और पुरुषों और दूसरी तरफ स्वामी और दास का समाज में प्रचलन होता है और जब एक साथ कई संयुक्त परिवार होते हैं तो ग्राम अस्तित्व में आता है, गांव बनता है। और ग्राम जो है मनुष्य के जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी कुछ नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। यह जो गांव बनता है, परिवार से जो गांव बनता है, वह मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मनुष्य के नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। अब ग्राम पंचायत का संगठन कर न्याय प्रदान करने का तथा उत्सव पर्व आदि का आयोजन कर धार्मिक नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की भूमिका का निर्वाह करते हैं। जब एक साथ कई गांव संयुक्त होते हैं, एक साथ कई गांव जुड़ जाते हैं तो राज्य का अस्तित्व हो जाता है। राज्य का जन्म हो जाता है जो मनुष्य की भौतिक के साथ साथ नैतिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है सिक्योरिटी, सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी राज्य करने लगता है। इस प्रकार अरस्तु राज्य के
उदय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और वह इसीलिए बराबर अस्तित्व में रहता है। उसका जीवन नैतिक और आत्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ तथा उच्चतर हो सके। जो मनुष्य अपने जीवन के लिए स्वाभाविक रूप से राज्य की आवश्यकता अनुभव नहीं करता, वह मनुष्य की श्रेणी से ऊंचा है या नीचा, अर्थात देवता है या पशु। राज्य विकास के इस क्रम को दर्शाकर अरस्तु यह स्पष्ट करता है कि राज्य प्राकृतिक है, स्टेट जो है नेचुरल है, और मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की जो विशेषता है उसको भी समझना जरूरी है। उनके राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी देखना जरूरी है। अरस्तु जो है राज्य को एक कृत्रिम आर्टिफिशियल संगठन नहीं मानते हैं, बल्कि एक स्वाभाविक नेचुरल संस्था मानते हैं राज्य को। उनकी राज्य संबंधी विशेषताओं की जो प्रथम विशेषता है वह राज्य को एक प्राकृतिक संगठन मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का विकसित रूप है। परिवार ग्राम के माध्यम से धीरे धीरे विकसित होकर राज्य का रूप ग्रहण करता है। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उसकी बुनियादी भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं और उसकी सुरक्षा की पूर्ति के लिए एक आवश्यक ही नहीं अनिवार्य संगठन है। उसकी अनुपस्थिति में मानव अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य नहीं रहेगा तो मानव के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह उसके लिए एक घोंसले के समान है जो उसे प्रारंभिक सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि उसे स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भी योग्य बनाता है। अरस्तु कहता है कि यदि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है तो उससे उत्पन्न होने वाला राज्य भी एक प्राकृतिक संगठन है, क्योंकि वह उसी परिवार का जो है विशाल रूप है। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक सिद्ध करने के लिए आगे कहते हैं कि यह प्राकृतिक संस्था इसलिए भी है क्योंकि इसका जो उद्देश्य है मनुष्य की विभिन्न भौतिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे एक आत्मनिर्भर और सुखी जीवन जीने के योग्य बनाना है, और इस दृष्टि से उसका सर्वांगीण विकास भी करना है। मनुष्य इसी के माध्यम से, राज्य के माध्यम से ही श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अरस्तु राज्य के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है तथा श्रेष्ठ और अच्छा जीवन जो है, अच्छा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन जो है वह राज्य ही है, और राज्य के माध्यम से ही मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
उनके राज्य संबंधी विचारों की दूसरी विशेषता जो है, राज्य के बारे में उनका कहना है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। सर्वश्रेष्ठ भी है और सर्वोच्च भी है। उनके अनुसार राज्य सिर्फ संगठनों का संगठन ही नहीं, बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में यह धारणा इस आधार पर प्रतिपादित किया है कि अन्य सभी संगठन मनुष्य की उसी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसका गठन किया गया है, जबकि राज्य जो है मनुष्य की सभी भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संगठित और सक्रिय रहता है। कोई एक जो संगठन होता है वह एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करती है, लेकिन राज्य ही एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ संगठन है, मनुष्य के सर्वांगीण आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माध्यम है। इसी आधार पर वह जो है राज्य जो है अन्य संगठनों से उच्च भी है और श्रेष्ठ भी है, और उसी में रहकर मनुष्य के व्यक्तित्व के इन विभिन्न पक्षों का पूर्ण विकास संभव हो पाता है तथा वह एक आत्मसम्मान पूर्वक और स्वावलंबी जीवन जीने में सफल हो पाता है। उनके राज्य की तीसरी विशेषता है कि राज्य जो है व्यक्ति से प्रथम है। और अरस्तु का यह जो विरोधाभासी अरस्तु का यह तर्क है एक विरोधाभासी तर्क है, क्योंकि काल की दृष्टि से व्यक्ति और उसका परिवार जो राज्य का बृहत रूप है पहले अस्तित्व में आता है और राज्य उसके बाद में। लेकिन महत्व की दृष्टि से अरस्तु जो है राज्य को व्यक्ति तथा परिवार से प्रथम सिद्ध करता है। वह कहते हैं कि परिवार जिससे राज्य उत्पन्न होता है एक अपूर्ण संगठन है। वह व्यक्ति की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जबकि राज्य जो है उसकी सर्वांगीण आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। राज्य शरीर है और व्यक्ति उसका अंग। अंग का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि शरीर का अस्तित्व है। अतः प्रकृति और महत्व की दृष्टि से शरीर प्रथम है और व्यक्ति द्वितीय, और काल और समय की दृष्टि से व्यक्ति प्रथम है और राज्य द्वितीय हो जाता है। उनके राज्य की जो चौथी विशेषता है वह जो है कि नगर राज्य जो है वह विकास की दृष्टि से अंतिम रूप है। राज्य को अरस्तु जो है संगठन के मामले में अंतिम विकास मानते हैं। अरस्तु परिवार और ग्राम के माध्यम से विकसित होने वाले नगर राज्य सिटी स्टेट को मनुष्य के राजनीतिक विकास का अंतिम रूप मानते हैं। नगर राज्य ही अरस्तु के लिए आदर्श राज्य का स्वरूप था। हालांकि अरस्तु के समय से ही नगर राज्यों का जो पतन है वह शुरू हो गया था और स्वयं उसके शिष्य सिकंदर ने नगर राज्य को ध्वस्त कर स्वयं के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी।
सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर कई राज्यों और नगर राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। लेकिन अरस्तु न तो राज्य के साम्राज्यवादी रूप से और न उसके बाद सामंतवादी पूंजीवादी राष्ट्रीय राज्य के रूप में कल्पना कर सका। इस दृष्टि से उसका जो चिंतन है सीमित और तत्कालिक महत्व का ही था। वह उसके चिंतन का एक दोष है जिसे सर्वत्र अनुभव किया जाता है। अरस्तु के आदर्श नगर राज्य का इतिहास के अतिरिक्त जो है और भी कई विचार हैं जिसका भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। अरस्तु जो है राज्य को आत्मनिर्भर मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वह आत्मनिर्भर है। अरस्तु के अनुसार परिवार और गांव मनुष्य के जीवन की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और परिवार और ग्राम में मनुष्य की आवश्यकताएं जो है आंशिक रूप से ही पूर्ण होती है। आत्मनिर्भर जीवन और श्रेष्ठ जीवन के लिए और स्वावलंबी बनने के लिए राज्य की आवश्यकता अत्यंत ही आवश्यक है। इसी ओर संकेत करते हुए अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी है। अतः राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपनी भौतिक ही नहीं नैतिक उन्नति के चरमोत्कर्ष को और अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। उनके राज्य की एक और विशेषता है कि विविधता में एकता का प्रतीक। राज्य को अरस्तु जो है विविधता में विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक मानते हैं। राज्य में कई प्रकार के विचार के लोग, कई प्रकार के गुणों वाले लोग, कई प्रकार के अवगुणों वाले लोग रहते हैं। फिर भी जो है राज्य जो है इन विभिन्नताओं को समेटे हुए भी एकता का एक परिचायक है। अरस्तु के गुरु प्लेटो ने राज्य में एकता को स्थापित करने के लिए उसमें व्यापक विविधताओं को उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने इस दृष्टि से जैविक और शारीरिक एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार शरीर का कष्ट, अंग का कष्ट सारे शरीर को अनुभव करना चाहिए। उसके अनुसार ऐसी एकता ही सच्ची एकता है। पर अरस्तु प्लेटो के इस मत से सहमत नहीं है। उन्होंने इसके स्थान पर राज्य एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु जो है विभिन्नताओं को खत्म करना, प्लेटो विभिन्नताओं को खत्म करना चाहते थे और अरस्तु जो है इन्हीं विभिन्नताओं में एकता को देखते थे। इस प्रकार जो है वह राज्य को विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक मानते हैं। वह कहते हैं कि जैसे मधुर संगीत की रचना विभिन्न रागनियों के सुंदर सम्मिश्रण से ही संभव है, वैसे ही राज्य की एकता भी विभिन्न विविधताओं को जीवित रहने तथा फूलने फलने का अवसर प्रदान करती है। अरस्तु के अनुसार विविधता पर ही राज्य की एकता आधारित होनी चाहिए। राज्य की
विशेषताओं के उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वावलंबी संगठन है जो मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे एक आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। वह एक पूर्णता का प्रतीक है जिसके माध्यम से उसके अंग अर्थात मनुष्य एक पूर्ण जीवन जीने में समर्थ होते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य मनुष्य जीवन की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उसमें सद्गुणों का विकास कर उसे सर्वश्रेष्ठ भी बनाना है। अरस्तु का राज्य व्यक्तिवादियों की तरह निषेधात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक स्वरूप वाला है। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक के 9वें अध्याय में अरस्तु जो है विभिन्न तरीकों से यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि राज्य को अपने नागरिकों की भलाई के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और उन्हें सद्गुणी और सच्चरित्र बनाना चाहिए। बुरे कार्यों चाहे वह दूसरे के अधिकारों का अपहरण होता हो आदि ये सब निंदनीय है, अतः राज्य को उनका विरोध करना चाहिए। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो अपने कर्तव्यों का पालन जो है वह नहीं कर रहा है, वह अपने कर्तव्यों के पालन से विमुख हो गया है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई सिद्ध करते हुए, पॉजिटिव गुड सिद्ध करते हुए अरस्तु पुनः कहते हैं कि राज्य का संबंध अपने नागरिकों के उन्हीं कार्यों से नहीं है जो दूसरों के लिए हानिप्रद है, वरन उसका वास्तविक और सच्चा संबंध जो है अपने नागरिकों को चरित्रवान और सद्गुणी बनाने से है, ताकि वे बुरे कार्य करने की ओर अग्रसर नहीं हो। राज्य को अपराध को दंड के भय से अपराध करने से विरक्त करने के स्थान पर उसका चारित्रिक और नैतिक विकास करना चाहिए। इन दंड नहीं देकर उसमें अच्छे गुणों का विकास राज्य को करना चाहिए। अपराधियों के संबंध में अरस्तु ये सब बता रहे हैं। अरस्तु राज्य के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य को कई कार्यों का निर्धारण करना होता है। वह कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। राज्य यदि उसके बुरे स्वभाव पर अंकुश स्थापित न करे तो मनुष्य उसके अधीन होकर दानव बन सकता है। यानी कि राज्य अगर उनके व्यक्तियों के जनता की बुराइयों पर अंकुश नहीं लगाएगा तो वह जो मानव है मानव जो राक्षस हो जाएगा और राज्य में अन्याय और अत्याचार का कारण बन सकता है। अतः राज्य में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित करने के लिए मनुष्य के चारित्रिक गुणों का विकास करना जो है राज्य का प्रथम कर्तव्य बन जाता है। उनके अनुसार राज्य जो है मनुष्य के भौतिक ही नहीं नैतिक उत्थान की भी एक संस्था है तथा उसका उत्तरदायित्व मनुष्य जीवन को भौतिक दृष्टि से ही नहीं नैतिक दृष्टि से भी ऊंचा उठाना है, उसका उत्थान करना है। वह इस दृष्टि से राज्यों के कार्यों के संबंध में इशारा करते हैं। अगर थोड़े शब्दों में देखा जाए तो अरस्तु के राज्य के
जो कार्य हैं वे अपने नागरिकों के लिए पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, अपने नागरिकों राज्य को अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं और उन अवसरों को प्रदान करना जो है राज्य का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि नागरिकों में सद्प्रवृत्ति का विकास करना ताकि वे स्वतः अपराध और पाप कर्म से स्वयं को विरत कर सकें। उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। नागरिकों के बौद्धिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक साधन एवं स्थितियां प्रदान करना भी राज्य का कार्य है। यानी एजुकेशन की व्यवस्था करना और उसके बाद उसमें मोरल गुणों को विकसित करना भी राज्य का ही कर्तव्य है, ताकि वे उनके माध्यम से श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और सर्वोच्च अच्छाई हाईएस्ट गुड से साक्षात्कार कर स्वयं को उसका प्रतिबिंब जो है बना सके। इस प्रकार जो है प्लेटो राज्य के स्वरूप, राज्य के कार्य और नागरिकों के कल्याण के संबंध में अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में सिलसिलेवार रूप से दर्शाने का काम किए हैं। नेक्स्ट में अरस्तु के विचारों से ही संबंधित अन्य चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित रहें और अभी पूरा विश्व महामारी और संक्रमण के काल से गुजर रहा है। कोविड-19 नामक संक्रामक वायरस से बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अगर निकलना ही पड़े तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सारे निर्देश भारत सरकार के हैं, WHO के हैं, उसका पालन हम लोग करके इस वायरस से लड़ सकते हैं और इस वायरस से जीत सकते हैं। धन्यवाद।